हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश। यू वाचिंग स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें केमिस्ट्री का पूरा डिस्कशन होगा उस मॉक टेस्ट का जो कि एनडीए ने लॉन्च किया है। हाँ, वहीं एनडीए जो जेई मेन और जेई एडवांस का एग्ज़ाम लेता है, एनडीए ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, जिसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं जो कि आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Our first question is the radius ratio of KF is 0.98. The structure of KF is of the type. रेडियस रेशियो दिया हुआ है और पूछ रहा है कि NaCl टाइप है, ZnS टाइप है या फिर CaCl टाइप है। हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ पता होना चाहिए कि रेडियस रेशियो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट प्लेनर ट्रेंगुलर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो 0.98 किस रेंज के बीच में लाइक कर रहा है? 0.732 से 1 के बीच में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 होगा। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। तो ऑप्शंस चेक करेंगे तो CaCl का स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। सो आंसर सी इज करेक्ट। या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर से भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्रिस्टल CaCl का स्ट्रक्चर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें CS का एक एटम 8 क्लोरीन एटम से सराउंडेड है। सो इट्स कोऑर्डिनेट नंबर इज 8। सो सेम आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन है 2Fe2 प्लस सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस। तो प्रोडक्ट क्या बना रहा है? 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2H2 लिक्विड। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ई सेल इक्वल टू इनोट सेल है 25 डिग्री सेल्सियस। Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, O2 का प्रेशर दिया हुआ है और pH इक्वल टू x दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा। यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस है, सो नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इक्वल टू इनोट सेल माइनस RT बाई NF ln Q। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया दिया हुआ है? ई सेल इक्वल टू इनोट सेल। ये कब होगा? जब ये सारा चीज़ जीरो हो जाए। ये तो यहाँ पर RT बाई NF ये जीरो हो नहीं सकता, तो ln Q ही जीरो होगा। तो ln Q कब जीरो होगा? जब Q इक्वल टू 1 हो जाए। तो ln 1 इक्वल टू जीरो होता है, तो इस वजह से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Q क्या होता है? Q इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोमेटिक कोफिशिएंट बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में H2 वाटर भी है, लेकिन वो लिक्विड में है, वो एक्सेस है, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। और रिएक्टेंट में Fe जो है वो सॉलिड में है, तो उसको भी कंसीडर नहीं करते, उसको निगलेक्ट करते हैं। तो इसको Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10⁻³ और H प्लस अगर pH इक्वल टू 2 होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻²। अगर ये सेम मान लें कि H प्लस pH इक्वल टू x है, तो H प्लस का रेंज कितना हो जाएगा? 10⁻⁻x। तो यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिख सकते हैं? 10⁻⁴x। यहाँ पर 4 को अंदर ले लिया है। और प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया है? 0.01। तो 0.01 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। तो यहाँ पर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 10⁻⁻6 बटे में बाई 10⁻⁴x इंटू 10⁻² इक्वल टू 1। ये कब 1 होगा? यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पर 1 x इक्वल टू 1 हो जाए तो ये 10⁻⁶ 10⁻⁶ दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा? डायरेक्टली हम x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इलिस्ट्रेट द एनॉर्मस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। एनॉर्मस क्या होता है? एक ग्रुप के सारे मेंबर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, मिलती जुलती होती है। एनॉर्मस का मतलब है कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो उनसे उनके ग्रुप से कुछ डिफर करते हो। लिथियम का साइज छोटा होता है, यानी जैसे पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ये सब कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से उसमें एनॉर्मस प्रॉपर्टी होते हैं। तो इट इज़ जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन क्या है? लिथियम इज मच सॉफ्टर देन द अदर ग्रुप ऑफ फर्स्ट मेटल। ऐसा होता है क्या? नहीं, लिथियम तो हार्ड होता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है।
द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपेरेटिवली हाई। सही है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। सी नंबर, एलाई फॉर्म्स नाइट्राइड Li3 एंड अनलाइक ग्रुप फर्स्ट मेटल। ये भी सही है क्योंकि लिथियम नाइट्राइड बनाता है और बाकी सब नहीं बनाते हैं। डी नंबर, द आयन ऑफ लिथियम एंड इट कंपाउंड्स आर मोर हैवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट मेटल। यह भी सही है क्योंकि लिथियम ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो सो बी, सी और डी तीनों जो है वो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और फोर्थ क्वेश्चन इज N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 plus 3H2 gives 2NH3। 1 mole N2 and 4 moles H2 are taken in 15 liter flask at 27 degree Celsius after complete conversion of N2 into NH3। यहाँ पे इनिशियली मोल N2 का दिया हुआ 1 मोल और H2 का दिया हुआ 4 मोल, इसके कितना हो जाएगा 0। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए रिएक्ट करने के लिए, यहाँ पर 1 मोल N2 रिएक्ट कर जाएगा 3 मोल के साथ। इसके बाद क्या 1 मोल एक्सेस बच जाएगा। 1 मोल एक्सेस बच गया तो यहाँ पर क्या NH3 2 मोल NH3 फॉर्म करेगा। इसके बाद क्या दिया हुआ था कि एक 15 लीटर का फ्लास्क है, मान लेते हैं 15 लीटर का फ्लास्क है। इसमें अब क्या हुआ? 1 मोल H2 है और 2 मोल NH3। रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या बचा? 1 मोल N2, 1 मोल H2 और 2 मोल NH3 का। इसका मतलब, और इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 लीटर ऑफ H2 इज एडेड। तो यहाँ पर इसके बाद रिएक्शन होने के बाद अब 5 लीटर H2 को ऐड कर दिया। इसमें 5 लीटर H2 को ऐड कर दिया। H2 और NH3 जो गैस है वो सिर्फ 10 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा और ये 5 लीटर वाटर ऑक्यूपाई कर लिया। और NH3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। NH3 वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है, क्या बनाता है? NH4 प्लस OH। इसका मतलब कि जो दोनों मोल है NH3 का वो इसके साथ वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा। मतलब सिर्फ 10 लीटर में क्या एक ही गैस बच रहा है, एक मोल हाइड्रोजन का ही गैस बच रहा है जो कि यहाँ पे सारा घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, पानी डालने से पहले 15 लीटर फ्लास्क में क्या था? 1 मोल H2 और 2 मोल NH3। और पानी जब हमने डाला तो क्या फर्क पड़ा? पहले तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था वो गैस वो कम हो गया, 5 लीटर कम हो गया। मतलब कितना लीटर बचा? 10 लीटर। और जो NH3 गैस है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो गया। इसका मतलब सिर्फ H2 गैस बचा है। इसका मतलब क्या? सिर्फ H2 का प्रेशर निकालेंगे तो ओवरऑल फ्लास्क का प्रेशर निकल जाएगा। Pv इज इक्वल टू nRT अप्लाई करेंगे तो बी क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो पी इज इक्वल टू एन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल। तो H2 कितना मोल है? 1 मोल इंटू आर गैस कॉन्स्टेंट 0.0821। और यहाँ पे जो सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर को केल्विन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन अपॉन 10। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो इट इज करेक्ट आंसर। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? द वेपर ऑफ Hg absorbed some electrons accelerated by a potential difference of 4.5 volt from rest as a result of which light is emitted। इसको हमें सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है 4.5 वोल्ट से एसिलेटेड हो रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होगा? E इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ पर चार्ज कितना है? E और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4.5। मतलब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द फुल एनर्जी ऑफ ए सिंगल इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू लाइट इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल Hg एटम। और ये बोल रहा है कि जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास वो सारा का सारा लाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब फोटोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू Hc बाई लेमडा। मतलब Hc बाई लेमडा इज इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर क्या निकालना क्या है? 1 बाई लेमडा मतलब वेव नंबर। तो 1 बाई लेमडा यहाँ पर ऐसे कैसे रख देंगे? यहाँ पर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई Hc। तो Hc का वैल्यू क्या होता है? Hc का वैल्यू होता है 1240 नैनोमीटर। मतलब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये नैनोमीटर है, ये जाकर ये कट गया। तो नैनोमीटर है तो नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ 10⁻⁹ नीचे में ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा? 10⁹ तो 4.5 बाई 1240 इंटू 10⁻⁹ पर मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? दैट इज इक्वल टू 3.63 इंटू 10⁻⁶ पर मीटर।
तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुटेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस आर। तो मेल्टिंग ऑफ आइस का क्या कंडीशन होता है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर है या फिर जो भी। तो यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर तो हाई चाहिए, चाहिए से ज़्यादा टेम्परेचर हाई चाहिए, इसका मतलब दो ऑप्शन गलत हो गया, जो लो टेम्परेचर वाला है। तो अब प्रेशर में रिलेशन लाना, तो प्रेशर में रिलेशन कैसे लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा करके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर H2O जो है, यहाँ पर H2O सॉलिड वो इक्विलिब्रियम में है, H2O लिक्विड में। तो H2O सॉलिड का जो वैल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है लिक्विड से, और वैल्यूम जो है प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या हो रहा है, वैल्यूम जो है घट रहा है, तो वैल्यूम यहाँ पर घट रहा है, वैल्यूम डिक्रीजेस, आप पूरा वैल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या प्रेशर, इस सिस्टम का क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो उसका वैल्यूम कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर चाहिए, मतलब हाई प्रेशर। सिंपल सा एली चैटियल प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए करेक्ट आंसर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है corrosion of iron can be minimized by forming a contact with another metal with a higher reduction potential। ये तो गलत है, आयरन के साथ कोई एक हायर रिडक्शन पोटेंशियल मेटल रख दिया जाए तो वो और जल्दी आयरन को कोरोड करेगा। बी नंबर बोला है आयरन कोरोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर। आयरन को कोरोड होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो आयरन कोरोड नहीं होगा। सो बी इज इनकरेक्ट। सी नंबर corrosion of iron can be minimized by forming an impermeable barrier at its surface। ये सही है क्योंकि पेंट क्या होता है, इम्परमेबल बैरियर की तरह काम करता है जो कि आयरन को कोरोड होने से बचाता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। और डी भी देख लेते हैं क्या होता है। आयरन कोरोड्स मोर रिपीटली इन साल्ट वाटर बिकॉज इट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज हायर। ये भी सही है क्योंकि कितना भी अच्छा से अच्छा क्वालिटी का आयरन हो, अगर वो साल्ट वाटर में है तो वो जल्दी कोरोड हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4000 एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0। आफ्टर 60 मिनट 500 एक्टिव न्यूक्लियाई आर लेफ्ट इन द सैंपल, द डिके कांस्टेंट ऑफ द सैंपल इज। यहाँ पर पहले कितने था, पहले 4000 एक्टिव न्यूक्लियाई था, और वो कितना, एक हाफ टाइम के बाद कितना बचेगा 2000, और दूसरा हाफ टाइम के बाद कितना बचेगा 1000, और तीसरा हाफ टाइम के बाद कितना बचेगा 500। मतलब कि इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर 560 मिनट के बाद कितना हो जा रहा है, 500 एक्टिव निकले हो जा रहा है। मतलब कि ये जो 3 टी हाफ में 500 निकले हो जा रहा है, तो 3 टी हाफ मतलब तीनों को जोड़ दिए, तीनों टी हाफ को जोड़ेंगे तो कितना मिनट दिया हुआ है 60 मिनट। तो अल्टीमेटली मतलब क्या, इनडायरेक्टली हमको क्या दे दिया हुआ है टी हाफ, तो टी हाफ कितना हो जाएगा 20 मिनट, क्योंकि यहाँ पर जो 60 है वो कितना मिनट में दिया हुआ है, इस वजह से 20 मिनट। अब टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, ln2 टी हाफ इक्वल टू ln2 बाई लेमडा, और लेमडा क्या होता है डीके कांस्टेंट। क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है लेमडा, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे लेमडा इक्वल टू ln2 बाई टी हाफ। तो टी हाफ हमारा कितना आया था 20 मिनट, तो ln2 बाई 20। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड साल्ट ऑन बीइंग हीटेड लॉसेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। परसेंट कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रेट साल्ट इज, एल्युमिनियम का दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, सल्फर का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है। फाइंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ साल्ट। एक हाइड्रेटेड साल्ट है जिसको हीट करने के बाद उसका 45.6% वेट लॉस हो जाए। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं, एलिमेंट एल्युमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब का कंपोजिशन दिया हुआ है, तो परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ है, तो एटॉमिक रेशियो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, एटॉमिक रेशियो परसेंटेज कंपोजिशन बाय इट्स मोलिकुलर वेट। तो 10.5 एल्युमिनियम का दिया हुआ है बाई 27, 15.1 बाई 39,
24.8 बाई 32, ऑक्सीजन का हो जाएगा 49.6 बाई 16। तो हम इन लोग को करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 0.39, 0.39, 0.78, 3.10। अब इसमें से क्या करते हैं, सबसे छोटा वाले वैल्यू को लेते हैं और उसको सबसे डिवाइड करते हैं, उससे सब में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा 0.39, इसमें सबसे में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला एनहाइड्रेटेड साल्ट का हो जाएगा KAlH2O8। तो अब क्या मान लेते हैं कि मतलब कि इफ अगर 100 ग्राम साल्ट है तो उसमें से मतलब हाइड्रेटेड साल्ट है, यहाँ पर हमने हाइड्रेटेड साल्ट लिया है, इसको हीट कर रहे हैं तो इसका कितना वेट लॉस कर दे रहे हैं, इसका 45 इसको हीट कर रहे हैं तो सिर्फ हमें 54.4 ग्राम साल्ट मिल रहा है। और यहाँ पर 54.4 ग्राम एनहाइड्रेटेड साल्ट है, उसमें हम 45.6 ग्राम H2 ऐड करेंगे तभी तो वो हाइड्रेटेड साल्ट बनेगा। वही चीज़ तो यहाँ पर हो रहा है, इसको 100 ग्राम को हीट कर रहा है तो 45 ग्राम वाटर रिलीज हो रहा है। तो सेम चीज़ है। अब यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, एम्पिरिकल वेट निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल वेट क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल वेट निकालेंगे तो कितना होगा 258 ग्राम। एम्पिरिकल वेट 258 ग्राम। यहाँ पर इतना एनहाइड्रेटेड साल्ट में इतना H2O ऐड हो रहा है तो यहाँ पर 258 एनहाइड्रेटेड साल्ट में कितना H2O ऐड होगा, तो 45.6 बाई 54.4 इंटू ये कितना ग्राम है 258 ग्राम। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, लगभग में 216 ग्राम H2O आएगा, 60 ग्राम H2O। इसको मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको बाई मोलिकुलर वेट, इतना बाई मोलिकुलर वेट, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मोल वाटर। मतलब कि 258 ग्राम एनहाइड्रेट साल्ट ये कितना हो जाएगा 1 मोल एनहाइड्रेटेड साल्ट में 12 मोल वाटर हमको मिल रहा है। इसका मतलब इसको क्या ले, इसमें कितना वाटर हो रहा है 1 मोल में, इसको लिख सकते हैं KAlH2O8, इसमें कितना वाटर हो रहा है 12 मोल H2O। तो 12 H2O का फार्मूला में देखेंगे तो सारा जो K है, सारा की क्या है वो ट्वाइस है। इसका मतलब ये एम्पिरिकल फार्मूला इतना है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो फार्मूला हम लोग का फार्मूला निकल जाएगा। इसमें कैल्शियम भी 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा K2Al2S4O16 और 12 इंटू कितना है 24 H2O। इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, एसिटिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। यहाँ पर 4 रिएक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किसमें एसिटिलीन फॉर्म होगा। तो हम लोग चारों रिएक्शन लिख लेते हैं। पहला रिएक्शन क्या है, HC डबल बॉन्ड ओके COO प्लस H2O। ठीक है, क्या इसको हीट करने पर क्या फॉर्म होता है H2 प्लस CO2 प्लस KOH। यहाँ पर तो एसिटिलीन तो मिल ही नहीं रहा है। अब बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर CHI3 प्लस AG डेल्टा। यहाँ पर हीट करने पर हम मतलब CHI3 को AG से हीट करने, AG के साथ हीट करने पर क्या मिलता है CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgI। मतलब कि यहाँ पर क्या मिल रहा है ये एसिटिलीन, मतलब दूसरा जो ऑप्शन है उसमें हमको एसिटिलीन मिल रहा है। तो 2 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं 6 और 2। अब सी भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया था, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सी भी चेक कर लेते हैं, सी डी भी चेक कर लेते हैं। CH3 CH2OH, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर हिट कर रहे हैं। तो इसको इससे क्या हमको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि यहाँ पर इथिलीन बन रहा है
प्लस H2O रिलीज होगा। और डी नंबर भी देख लेते हैं, BE2C प्लस H2O, ये किस में कन्वर्ट होता है, मीथेन में। तो सो बी इज करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट, बी ही आंसर आ रहा है, बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज द बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाई फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गैलिना जो है वो सल्फाइड ओर है। तो हम लोग को सिंपल सा ये मेटलर्जी क्वेश्चन है, ये सिर्फ याद होना चाहिए कौन सा और किस चीज़ का है। तो गैलिना जो है, गैलिना किस चीज़ का हो रहा है, सल्फाइड का, तो PVS। और यहाँ पर ये क्या होगा, मेलाचाइट, ये क्या होगा, Cu2 CO3 ट्वाइस, OH का ट्वाइस। और वहीं पे मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा, Fe3O4। और वहीं साइडेराइटाइट क्या होगा, सिडेराइट FeCO3। तो सिंपल सा क्या आंसर आ जाएगा, ए नंबर, ए इज PBS जो कि सल्फाइड हो रहा है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 3 centered 2 electron as well as 2 centered 2 electron bonds react with NH3 gas at a certain temperature gives a compound Y. Isostructure with benzene compound X with ammonia at high temperature produces a substance Z. यहाँ पर सिंपल सा है कि मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। ये तो सिंपल सा है, सिंपल सा कौन सा हो जाएगा, B2H6। B2H6 क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। तो फिर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, B। ये जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है एट सर्टेन टेम्परेचर पर, तो ये क्या फॉर्म करता है, B2NH3 ट्वाइस केटायन और BH4 माइनस एनायन। मतलब कि ये क्या फॉर्म करेगा, BH2NH3 बॉन्ड बनाएगा। तो अब इसको फर्दर हिट करते हैं, बोराजिन, मतलब B3NH3N3H6 प्लस H2। बोराजिन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल बेंजीन की तरह होता है। और इसको फिर इसके बाद H2 के प्रेजेंस में इसका ये क्या फॉर्म करता है, 3NH3 प्लस H3BO3 बोरिक एसिड। वही B2H6 को एक्सेस NH3 के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, BNX, जो कि क्या होता है, बोरोन नाइट्राइड। मतलब कि X यहाँ पर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा B2H6 और B2H6 के साथ NH3 के साथ लो टेम्परेचर पर रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये बन रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसको फर्दर हीट कर रहे हैं, तो ये बन रहा है B3N3H6, जो कि क्या है, बोराजिन, जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह होता है। तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, वाई कंपाउंड। B3N6 क्या हो जाएगा, वाई कंपाउंड। और एक्सेस B2N6 को एक्सेस NH3 के साथ ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, बोरोन नाइट्राइड। तो जेड क्या हो जाएगा, बोरोन नाइट्राइड। तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायरेडिकल। ऑप्शन दिया, उसमें बोल रहा है कि कौन सा बायरेडिकल है। तो फिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिनाइल का स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये क्या बायरेडिकल है, नहीं बायरेडिकल तो नहीं है। और सेकंड का बोला है प्रोपेनाइल। तो प्रोपेनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोपेनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी बायरेडिकल नहीं है। अब बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि लीडिन और लीडाइन में लीडिन कब होता है और लीडाइन कब होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, इथिन है, इथिन में से अगर हम एक H निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। वहीं और एक H निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल लीडिन। और वहीं अब इस पे H, एक भी H नहीं है, तो इसके बाद अब H फर्दर अब नहीं निकलेगा। अगर होता एक H और होता तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल लीडाइन। वहीं पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, ये क्या है, इथेन।
इथेन है, तो इससे एक एच प्लस एक एच निकल जा रहा है, तो क्या क्या बन रहा है, इथाइल। इथाइल यहाँ पे जो है ए एन ई की जगह पे क्या आ गया, वाई एल। जब एच निकल जाता है तो एन ई की जगह पे वाई एल आ जाता है, तो वहीं एक और एच निकल गया तो क्या होगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे बायरेडिकल हो गया, सेकंड बायरेडिकल, तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल लीडीन। और वहीं जब इससे एक और एच निकल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल लीडाइन। तो ऑप्शन हमारा सी और डी क्या बोला है, सी बोल रहा है विनाइलिडाइन। तो विनाइलिडाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, इसके पास बायरेडिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। वहीं पे देखेंगे डी नंबर, डी नंबर क्या है, इथाइल लीडाइन। इसके ये कितना रेडिकल का है, ये ट्राई रेडिकल का है, तो सो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10 इज। ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको क्या P4O10 का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो P4O10 का एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर क्या है, P4O10 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसमें सिंपल सा गिन लेंगे कितना कितना हमारा सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना लेंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 16 सिग्मा बॉन्ड, 16 सिग्मा बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट 500 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए गैसियस रिएक्शन at an initial pressure of 80 kilopascal is 350 seconds. When the pressure is 40 kilopascals, the half-life period is 175 seconds. The order of the reaction is, इसको यहाँ पर प्रेशर कितना दिया हुआ है, ये मान लेते हैं प्रेशर, ये हो जाए यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर, यहाँ पर टी हाफ मान लेते हैं। तो पहले कितना था प्रेशर, इनिशियल प्रेशर था 80 किलो पास्कल, और वहीं कितना इसको फर्स्ट हाफ लाइफ कितना था 350 सेकेंड। वहीं जब 40 किलो पास्कल था तो इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जा रहा है 175 सेकेंड। मतलब यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं कि जितना जितना किलो पास्कल, ये भी हाफ हो रहा है 80 किलो पास्कल से 40 किलो पास्कल जा रहा है, तो ये भी 350 सेकेंड से 175 सेकेंड, मतलब कि ये हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा, मतलब कि अब इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या ये कब होता है, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, तब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से, और सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है कॉन्सेंट्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्वा सोल्यूशन द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर कार्बोनिक एसिड आर। तो K1 दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁷ और K2 दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻11। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एस सैचुरेटेड 0.034 मोलरिटी सॉल्यूशंस ऑफ द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड दो स्टेप में टूटता है, पहला H2CO3 H किसमें टूटता है, H प्लस HCO3 माइनस, वहीं HCO3 माइनस H प्लस और CO2 माइनस में CO3 2 माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर पहला K1 कितना है, रेट पहला कांस्टेंट कितना है, रेट कांस्टेंट 4.2 इंटू 10⁻⁷। वहीं दूसरा कितना है K2 इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11। यहाँ पर देखिए K2 जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, मतलब 10⁻⁷ है, वहीं 10⁻11 है, मतलब कितने का फर्क है, 4 जीरो का फर्क है, मतलब कि 10,000 लेस स्लो हो रहा है। तो वैसे भी इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर H प्लस पहले से ही मौजूद है और उसमें H प्लस और रिलीज करना है, तो वही कॉमन आयन इफेक्ट तो लगाएगा ही लगाएगा। तो सो K1 is very very greater than K2, so H2CO3 ionizes more than HCO3 minus and hence contribution of H plus is mostly due to ionization of carbonic acid। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus is double that of
CO3 2-, ये तो भाई गलत है। ये 2 स्टेप में टूट रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों स्टेप से सेम ही अमाउंट में H+ रिलीज हो रहा है। तो जो सेकंड स्टेप है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, उससे बहुत कम H+ निकल रहा है। इसका मतलब ये गलत है, डबल तो हो ही नहीं सकता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2- इज 0.034 मोल, ये भी गलत है क्योंकि ये तो जो क्या है H2CO3 बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सारा का सारा थोड़ी टूटेगा, ये कुछ ही CO3 2- में टूटेगा। इसका मतलब भी इनकरेक्ट है। सी नंबर क्या बोल रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2- इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द HCO3-, ये भी गलत है। क्योंकि HCO3- एक तो अब खुद ही एक बहुत कम अमाउंट में बन रहा है और ऊपर से सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा स्लो है फर्स्ट स्टेप के। इसका मतलब CO3 2- जो क्या होगा उससे और ज़्यादा कम बनेगा। इसका मतलब सी नंबर भी इनकरेक्ट है। अब डी नंबर क्या कह रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड HCO3- आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये सही है क्योंकि हमको पता है K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। तो H2CO3 जो है वो पूरा का पूरा का H+ जो है वो ज़्यादा किससे आ रहा है, H2CO3 से ज़्यादा आ रहा है। तो क्या किस में बन रहा है, H+ और HCO3 में से दोनों तो सेम ही अमाउंट में बन रहा है। तो सो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 Cl, और दूसरा रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तीसरा रिएक्शन क्या है, C6H5Cl। और क्या करें, अरेंज सी सिंगल बॉन्ड CCl का जो बॉन्ड लेंथ है ऑफ दिस कंपाउंड इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में CH का, C और Cl का। तो यहाँ पहला दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो Cl जो क्या है रेजोनेंस शो कर रहा है, और तीसरे ऑप्शन में Cl जो रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो रिंग के साथ जो रेजोनेंस करेगा उसका क्या साइज छोटा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो पूरे रिंग में रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए उसका साइज जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होगा। तो Cl का बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, फिर उसके सबसे छोटा होगा, और उसके बाद सेकंड का होगा सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होगा, पहले वाले का। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर, फिर इससे छोटा कौन सा होगा, सेकंड नंबर, फिर इससे छोटा कौन सा होगा, थर्ड नंबर। तो सो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ज्योमेट्री ऑफ XeOF4 बाई वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के अनुसार ZeOF4 का XeOF4 का ज्योमेट्री लिखना है। तो मतलब यहाँ पर Xe के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, और एक लोन पेयर बच जाएगा, और एक लोन पेयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो ये एक डबल बॉन्ड होगा, और जो यहाँ पर 4 फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो यहाँ मतलब 4 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो क्या सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, डबल बॉन्ड में और लोन पेयर में, दोनों एक एक है। तो मतलब क्या इसका सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, तो कितना डिग्री पर आना चाहिए, 180 डिग्री पर, मतलब अपोजिट साइड में रहना चाहिए। तो जेनॉन यहाँ पर हो गया, ये लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा, और वहीं पे डबल बॉन्ड नीचे हो जाएगा। और जो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, इसमें मतलब कि जो है इन दोनों से कम रिपल्सन होगा, तो ये चारों क्या आ जाएगा, इन सबसे 90 डिग्री पर आ जाएगा। मतलब कि ये XY प्लेन में हो जाएगा, ये YZ प्लेन में हो जाएगा, मतलब ये Z एक्सिस में हो जाएगा, और ये X और Y एक्सिस में हो जाएगा, XY प्लेन में। तो AF 4F इसको ऐसे जोड़ देते हैं। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, जिसका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगा होगा। तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, और क्या शेप कितना हो जाएगा, शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पॉलीमर्स इन कॉलम ए विद देयर मेन यूजेस इन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पॉलीमर्स इन कॉलम ए विद देयर मेन यूजेज इन कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। कॉलम ए में पॉलीमर्स दिया हुआ, कॉलम बी में उसका यूज़ दिया, और बोल रहा है कि दोनों को मिलाएंगे, मतलब कि दोनों में से कौन सा मैच करना है, मतलब मैच करना है उसका यूजेस देख करके। तो पहला क्या है, पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन से क्या होता है, मैन्युफैक्चर टॉय को बनाने में मदद करते हैं, तो मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ टॉय। तो एक क्या हो जाएगा 3। बी क्या है, ग्लिप्टर। ग्लिप्टर का किस चीज़ में यूज होता है,
पेंट एंड लिक्विड्स में। तो मतलब का बी का हो जाएगा 1। और वहीं पॉलीविनाइल क्लोराइड किस चीज़ में यूज होता है? रेनकोट में। रेनकोट का जो ऊपरी लेयर होता है वो किस चीज़ के कोटिंग होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। डी नंबर क्या बोल रहा है? बेकेलाइट। बेकेलाइट किस चीज़ में यूज होता है? कंप्यूटर डिस्क में। मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। Ratio of delta TB by Kb of 10 gram Ab2 and 14 gram A2B per 100 gram of solvent in their respective solution. Ab2 and A2B both are non-electrolyte is 1 mole per kg, मतलब मोलरिटी दिया हुआ है in both cases. Hence atomic weight of A and B are respectively. और B का atomic weight पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? दो सॉल्यूशन है, एक में है दो सॉल्यूशन है, एक में क्या है? Ab2 है और दूसरा सॉल्यूशन में क्या है? A2B है। डेल्टा टीपी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा टीपी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी इंटू आई क्या होता है? रैंडम फैक्टर। तो यहाँ पर क्या बोला है? बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर आई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा टी बी बाई के बी इज इक्वल टू मोलालिटी। तो यहाँ पर मोलालिटी और क्या होता है? 1 मोल पर केजी क्या मोलालिटी ना ही ना होता है। तो यहाँ पर दोनों केस में क्या बोला है? दोनों केस में मोलालिटी 1 ही बोल रहा है, मतलब कि इस केस में भी मोलालिटी 1 है और इस केस में भी मोलालिटी 1 है। तो यहाँ पर ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम Ab2 है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट। तो यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या एक के जी में लेते हैं तभी तो 1 मोल होता है। तो यहाँ पर 1000 के जी सॉल्वेंट में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम मतलब कि 1 के जी। 1 के जी में 1 के जी में कितना ग्राम हो जाएगा सॉल्वेंट? 100 ग्राम। तो ये क्या बोला? ये कितना है? 1 मोलरिटी है। तो 1 मोलरिटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस Ab2 का 100 ग्राम एटॉमिक वेट होगा तभी तो ये 1 मोलरिटी आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Ab2 का क्या मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। Ab2 का मोलिकुलर वेट 100 ग्राम। तो Ab2 मतलब A प्लस 2B, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब कि एक ए एटम है और 2 बी का एटम है, तीनों को ऐड करेंगे तभी तो जाके इसका एटॉमिक वेट होता है। तो फिर ऐसा ही दूसरा में करेंगे A2B का, तो उसका क्या आ जाएगा? 2A प्लस B। ये कितना ग्राम था? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम 100 ग्राम में था, तो इसको 1 kg में कितना हो जाएगा? 140 ग्राम, मतलब कि 140 ग्राम। इसको सोल्व करेंगे तो क्या इसको इन दोनों से सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू 60 आ जाएगा और B इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ फ्यूरान यूजिंग द डाटा। तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूरान दिया हुआ है -62 डिग्री 62 किलोजूल पर मोल। तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C4H4O। इसका हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि तो यहाँ पर डेल्टा एच एफ दिया हुआ है, डेल्टा एच एफ ऑफ फ्यूरान दिया हुआ है -62। तो डेल्टा एच एफ क्या होता है? रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस 62। तो ये कितना आ जाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के कितना हो जाएगा? रिएक्टेंट में दिया हुआ है 4 कार्बन है, तो कार्बन का कितना दिया हुआ है? 7। हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है 717 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का दिया हुआ है 218 प्लस हाइड्रोजन का दिया हुआ है 218
और ऑक्सीजन का कितना दिया है 249 और यहाँ पर 62 तो ये कितना आ जाएगा 4051। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी और प्रोडक्ट क्या होगा मतलब कि हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ फ्यूरान ही तो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट सिर्फ हमें फ्यूरान ही मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन इक्वल टू 4051। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कर रहा है कि 100 से डिवाइड करेंगे तो वो वहीं हमको बताना है कि 100 से डिवाइड करके बताना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40.51। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ गलती है, मतलब कि कुछ गलत दिया हुआ है। क्या गलती हुआ है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन, मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन किस चीज़ का होता है जिसको फर्दर तोड़ सकते हैं। तो भाई हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन में थोड़ी तोड़ना है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन में ही रखना है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में ही रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसको मोस्ट स्टेबल फॉर्म का हीट ऑफ एटमाइजेशन देना चाहिए। जैसे कि कार्बन सॉलिड में होता है तो सॉलिड का एटमाइजेशन देना चाहिए, हाइड्रोजन गैस में होता है मतलब H2 का एटमाइजेशन देना चाहिए, और ऑक्सीजन और O2 में मोस्ट स्टेबल होता है तो O2 का एटमाइजेशन देना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दिया है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर सही है लेकिन क्वेश्चन में कुछ गलती है। हमारा नेक्स्ट 22 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट्स विथ Na मेटल्स इन्वॉल्व्स H2 गैस एक्सक्लूडिंग स्टेरियोमर्स। तो यहाँ पर C4H10 दिया हुआ है, C4H10O, इसका अनसैचुरेशन क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब ROH होता है, जब ये Na से रिएक्ट करता है तभी तो वो RO माइनस N प्लस हाफ H2O मतलब कि H2O रिलीज करता है, H2 गैस रिलीज करता है। Na केवल एल्कोहल के साथ ही रिएक्ट कराएंगे तभी जाके हमको H2 रिलीज होगा, वरना नहीं होगा, मतलब कि अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले 4 मतलब कि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर पहले OH यहाँ पर डालते हैं, OH यहाँ पर, और दूसरा क्या है, दूसरे में 4 कार्बन का तो अब की बार यहाँ पर डालते हैं OH, और बाकी तो अब 4 कार्बन में तो नहीं बनेगा, अब बनेगा तो सेम ही हो जाएगा। अब सेकंड 3 कार्बन का चेन लेते हैं और यहाँ पर एक डालते हैं, तो फिर यहाँ पर OH लगाते हैं, OH, फिर वहीं पे 3 कार्बन का, अब इसी के पास OH लगा देते हैं। मतलब कितने पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, मतलब अल्कोहल सिर्फ 4 ही में बनेगा। दोस्तों आंसर इज 4, आंसर इज 4, मतलब कि सिर्फ 4 ही कंडीशन ऐसा होगा जिसमें हमको H2 गैस रिलीज होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in a process 71 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the charge in internal energy in joule for the process? तो internal energy इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन, मतलब कि हीट क्यू प्लस वर्क डन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब क्या पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव में होगा 701 माइनस, यहाँ पर माइनस वर्क डन क्या रहा है, वर्क डन सिस्टम द्वारा किया जा रहा है, मतलब कि सिस्टम इसमें वर्क लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव कितना हो जाएगा 394 जूल। तो यहाँ पर सिंपल से क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा है, इतना सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा 307। इतना सही तो सिर्फ पूछ रहा था कि इंटरनल एनर्जी हमें निकालना थी, इंटरनल एनर्जी सिंपल से निकल गया, डेल्टा यू इक्वल टू 307। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी आर 1.20 एंड 4.0 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दिया और पूछ रहा है कि परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बी। तो मतलब कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या होता है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू कितना होता है 16 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी,
यहाँ पर 16 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, डेल्टा यहाँ पर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ जाएगा, तो 4 माइनस 1.2 इक्वल टू 2.8। इसको मॉडल लेते हैं यहाँ पर। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2.8 प्लस 3.5 इंटू 2.8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 72.24%। तो क्या हो जाएगा, 72.24% इसका आंसर आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे मीन्स लास्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ Ki इज if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 gram per liter. Report your final answer by rounding of the molality correct up to 1 decimal place of decimal 1 place of decimal and then multiplying it by 100. तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 100 मान लेते हैं, यहाँ पर 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, उसमें 20 ग्राम Ki प्रेजेंट है, 20 ग्राम Ki और 80 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है। 80 ग्राम सॉल्वेंट मतलब 80 ग्राम सॉल्वेंट मतलब मीन्स यहाँ पर क्या हो जाए, सॉल्वेंट H2O प्रेजेंट है। तो हमें क्या निकालना है, मोललिटी निकालना है। तो मोललिटी इक्वल टू क्या होता है, मोललिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 बाई मोलिकुलर वेट, 20 ग्राम है 20 बाई मोलिकुलर वेट, ये मोल हो जाएगा बाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 बाई एम। एम क्या है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट है, तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 39 प्लस 127, क्योंकि पोटेशियम कितना एटॉमिक वेट होता है 39 और आयोडीन कितना होता है 127, दोनों को ऐड करेंगे तो 166। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, मोललिटी इज इक्वल टू 250 बाई एम, एम मीन्स 166 दैट इज इक्वल टू 1.506। अब आंसर क्या पूछ रहा है कि मोललिटी में 10 से गुणा करने पर जो आ रहा है उसको फर्स्ट डेसिमल तक लेना है, अराउंड फर्स्ट डेसिमल। तो ये मोललिटी कितना है 1.506 इंटू 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15.06। तो 1 डेसिमल प्लस तक लेना है, तो मतलब कितना हो जाएगा अराउंड 1 डेसिमल प्लस तक, तो कितना हो जाएगा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 15। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।